बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला आने के बाद हुकूमत अभी तक सेलिब्रेशंस मूड में है। हुकूमत का कहना है ये ओपन एंड शट केस था और जिस तरह लोअर कोर्ट्स में इसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है, हायर कोर्ट्स में भी उनकी अपील जो है वो स्टैंड नहीं करेगी और ये सज़ा बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का कहना है कि जिन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है या बुशरा बीबी साहबा को जो सज़ा सुनाई गई है, ये स्टैंड ही नहीं कर सकेगा हायर कोर्ट्स में। और ये तो 2-3 हेयरिंग्स का केस है सारा, और 2-3 हेयरिंग्स के अंदर जो है ये हायर कोर्ट में ये केस ये सस्पेंड हो जाएगा। अब देखते हैं कि कोर्ट्स में ये मामला किधर तक जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इस केस में कौन ठीक है कौन गलत है, प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की जो तीसरी बैठक थी, जिसमें तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दिए, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जुडिशल कमीशन का क़याम। हुकूमत ने कैटेगोरिकली कह दिया कि ना 9 मई और ना 26 नवंबर दोनों वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ का तो ये कहना था कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं तो फिर मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं। तो इसका मतलब है कि अब ये मुज़ाकरात खटाई में पड़ जाएंगे, या गवर्नमेंट किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को कुछ और देकर कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ये मुज़ाकरात का प्रोसेस कंटिन्यू रहे, या हालिया चंद मुलाकातें जो पेशावर में हुई उनके बाद हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार है और इस वजह से हुकूमत ने जो है वो इतना सख्त और जो है वो फर्म स्टांस ले लिया कि नहीं भाई कोई जुडिशल कमीशन नहीं, और हुकूमत भी नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात का प्रोसेस वो जारी रहे। इसको भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है मलिक अहमद खान बचर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मलिक साहब, सबसे पहले बताइएगा, ये 190 मिलियन पाउंड्स केस का जो फैसला आया है, हुकूमत तो कह रही है कि भाई ओपन एंड शट केस था, जिस तरह लोअर कोर्ट्स में सजाएं हुई हैं हायर कोर्ट्स में भी इसी तरह सजाएं रहेंगी। बानी तहरीक इंसाफ को किसी तरह का ना तो कोई रिलीफ मिलेगा, और जिन ग्राउंड्स पे सजाएं दी गई हैं वो बड़ी मजबूत ग्राउंड्स हैं। आप समझते हैं कि हायर कोर्ट्स में इसी तरह के मामलात आगे चलेंगे, या तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ की उम्मीद है? लेकिन ये बात ये है कि मैंने इस पर एक बड़ी तफसीली प्रेस टॉक भी की थी। असल में बात ये है कि ये जो कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि एक ट्रस्टीज़ हैं इमरान खान उस अल-कादिर ट्रस्ट के, और बुशरा बीबी भी ट्रस्टीज़ हैं, तो ट्रस्टीज़ को ये सज़ाएं दे रहे हैं। ये क्या एक दिखा रहे हैं, अपना एक चेहरा दिखा रहे हैं ये पूरी दुनिया को। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतना ओपन शट केस था तो पूरा 1 महीना रोके क्यों रखा? देखें, मुज़ाकरात किसी के इशारे पे इनको बिठा तो दिया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात पे हुकूमत का अपना दिल नहीं है, और क्योंकि ये मुज़ाकरात की कामयाबी एक ऐसा ग्रुप हुकूमत के अंदर मौजूद है जो कि ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हों। हालांकि ये कोई टाइमिंग नहीं थी इस केस की, जितना कि ये इन्होंने लंबा किया, और फिर इस केस को, और इस केस का भी वही हाल होगा जो तोशाखाना 2 का हुआ, जो खान साहब पे बाकी इद्दत केस जो आपके सामने है, जिन केसों का ये हाल हो चुका है। तो मैं तो इसी बात का हूँ जी कि जब एक पाकिस्तान में ज़र मुबादला आया, न कोई नफ़ा हुआ न कोई नुकसान हुआ, तो उस केस को आप इतना ले के आगे चले गए कि आप उस केस को ये समझते हैं कि कोई खुदा न खास्ता बम गिर गया कि 14 साल सज़ा, इससे ज़्यादा सज़ा क्या दे सकते हैं। ये एक मजाक है, और मैं ये भी इनको बता दूं कि ये इनके गले पड़ेगा। और इस केस में अगर आप इस केस की तफसील में अब जाएं, क्योंकि बच्चे को पता चल चुका है कि ये केस कोई जराइम की आमदन नहीं थी, उधर कोई ऐसा ये केस नहीं था। नहीं तो ये केस जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, जब ये सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी, उसमें इस केस को पुट किया जाता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नैब के खुद उस वक्त अफसरान ये कह चुके थे कि ये केस नहीं बनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस को लेके हम कोई ज़्यादा फिक्रमंद हैं। ये केस इंशाल्लाह उठ जाएगा, ये केस नहीं रुकेगा। नहीं, तो आपने कहा कि हुकूमत जो है वो उनको मजबूर किया गया मुज़ाकरात के लिए। तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल है कि जो मजबूर करने वाले हैं हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए, अब आपके नोट्स तो डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हो गए हैं ना?
देखिए जी, हमारे चेयरमैन की मुलाकात हुई है उनसे, आर्मी चीफ साहब से हुई है, बड़ी खुशाइंद बात कही है, खान साहब ने भी कही, लेकिन उसके बाद फिर ये डंट पड़ गया। तो ये जो डंट पड़ा है इस पर मुज़ाकरात पे भी असर पड़ा है और चीज़ों पे असर तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये चीज़ें आप एक बात याद रख लें कि मुज़ाकरात उनके बगैर कैसे होंगे। स्टेब्लिशमेंट एक मेन पूल है, एक हमारा टूल है स्टेब्लिशमेंट, और इनको लाने वाले वही हैं। उसके बगैर तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून का अपना दिल नहीं है कि मुज़ाकरात हों। इन्होंने तो जितने जुल्म हमारे ऊपर किए हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं तो ये इस बात को मैं तो कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इनमें तो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कह रही है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं। अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको मजबूर कर रही थी, अभी आप समझते हैं कि ये जो अता तारड़ साहब ने कहा है, मतलब दीगर लीग रहनुमा भी कह रहे हैं, अभी जो जवाब भी कह रहे हैं कि जो सबमिट होगा स्पीकर को, आपके जो तहरीरी मुतालबात हैं उनका शिकवार जवाब भी वो सबमिट करवाने जा रहे हैं, उनमें भी ज़रा ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जुडिशल कमीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ का तो स्टांस था कि जुडिशल कमीशन कायम नहीं होगा या उसके ऊपर कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं होगी तो मुज़ाकरात का चौथा दौर ही नहीं होगा। अब अगर हुकूमत ये कह रही है कि नहीं भाई, ना 9 मई पे ना 26 नवंबर पे कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना, आप समझते हैं फिर मुज़ाकरात जो है ये आगे चलेंगे? तहरीक इंसाफ कुछ जो है वो दिखाएगी पॉजिटिविटी? देखिए, बात यह है कि वो तो ऑफिशियली जब हमें बताएंगे तो अता तारड़ वगैरह के बयान तो मैं इसलिए संजीदा नहीं समझता कि इनका बयान तो एक ही, आपको याद होगा जब इन्होंने ये कहा था 26 नवंबर से पहले कि एक छांटा लगेगा सब दौड़ जाएंगे, ये तो इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं। बस इनको खुशामद की बुनियाद पे ले लिया गया है। इनकी मैं समझता हूँ कि एक शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार लोग हैं, तो उस बुनियाद पे इनको लिया गया है। अदरवाइज एबिलिटी तो आप इनकी देख लें, तो मैं तो नहीं समझता कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो इनमें से किसी से पूछना है। नहीं तो इनको डंडे के जोर पे भी स्टेटमेंट्स को मुज़ाकरात साइड कामयाब पे हो भी रख जाएंगे। दें बच्चा साहब, इनकी स्टेटमेंट्स को साइड पे भी रख दें। अदरवाइज भी चलें, अगर आपको कह देती है गवर्नमेंट ऑफिशियली कन्वे कर देते हैं कि भाई नहीं, ना 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनना है, ना 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनना है, फिर आगे क्या होगा? फिर हम मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो जाएंगे। हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जी उस बात पे। फिर हम अपना अगला लाएमल बनाएंगे। पहले भी तो हम इनसे जंग लड़ रहे हैं। नहीं तो फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। पहले इन्होंने कौन सी हमारे साथ, देखिए फिर एक पार्टी का फैसला होगा ना जी। इंडिविजुअली तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक फैसला होगा, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो यूनानिमसली होगा, कलेक्टिवली होगा। तो जो फैसला होगा, बानी पीटीआई का जो फैसला होगा, फिर कोर कमेटी है, सारे हमारे जितने भी हैं सेंट्रल लीडरशिप, उनका जो फैसला होगा फिर इंशाअल्लाह ताला घर तो हमने नहीं बैठ जाए। ऑप्शंस तो आप विद इन पार्टी डिस्कस करते होंगे क्योंकि गवर्नमेंट की संजीदगी, तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती मुज़ाकरात कामयाब हों, फिर गवर्नमेंट की तरफ से हैदर हयात ये खान बातें साहब, भी हैं। वो मैं आपको अर्ज कर दूं। ऑप्शंस में इसलिए मैं बिल्कुल संजीदा ऑप्शंस मैं रख रहा हूं और आपके सामने कि हमारी ऑप्शन एहतजाज की भी हैं। अभी 8 फरवरी को तो हम यौम सियाम मनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो अगर इन्होंने ये कुछ ना किया तो फिर एहतजाज हमारा बढ़ता जाएगा डेफिनेटली। और आप समझते हैं कि जो बैकडोर चैनल्स के हवाले से बातें हो रही हैं और जो पेशावर की मीटिंग है जिसको बानी तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि बड़ी मस्बत है, तहरीक इंसाफ भी इसको कह रही है कि जी बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है, ये सिलसिला भी बैक एंड पे कंटिन्यू रहेगा? बैकडोर आप इसको नहीं कह सकते ना। बैकडोर तो तब होता कि हम इसको ना मानते, ना ऑन करते। बैकडोर तो नहीं है ये बात। ओपनली मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में अच्छी बातें हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अलकादर केस ने आके डेंट डाला है जो कि इनका दिल था। बैकडोर आप इसको नहीं कह सकते। बैकडोर तो तब होता ना कि हम छुप के मिलते रहे डिग्गी डुग्गी में, जैसे ये जाते रहे, उसको आप कह सकते हैं। हमारी तो खुल के, हमारे तो चेयरमैन नहीं, लेकिन उन मुलाकातों से इनकारी भी रहे हैं ना शुरू में। साहब ने भी एडमिट किया, शुरू में तो इनकारी रहे हैं। देखिए वो इनकारी इसलिए, वो हैदर हयात साहब वो इनकारी इसलिए रहे हैं कि एक पार्टी का एक अपना एक सिस्टम होता है। जब तक उनकी, हमारी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मखसूस हालात से गुजर रही है, तो जब तक उनका मुलाकात ना होती अपने बानी चेयरमैन से, इमरान खान साहब से, तो कैसे हम कोई स्टेटमेंट वो दे सकते थे। बातचीत हुई, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी, फिर गौर खान साहब ने दी,
तो वो बैकडोर तो न रहा ना जी। आखिर में ये बताइए कि openly बैरिस्टर बताया गौहर है साहब सबको। बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब की रजामंदी के बाद मिले हैं आर्मी चीफ से? डेफिनेटली जी, उनकी ये इसी तरह ही होगा। मुझे मेरे ज़ाती इल्म में तो नहीं है, लेकिन उनकी रजामंदी के बगैर कैसे मिले हों। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, उनकी आपने रजामंदी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पंजाब असेंबली में अपोजिशन मलिक अहमद खान भच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक से पहले मुझे मलिक अहमद भच्चर साहब ने ज्वाइन किया था, अभी मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं। नवाबज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवाबज़ादा साहब, आजकल सुना है मामला फिर आपके मुस्लिम लीग नवाज के साथ ख़राब हो गए हैं। पंजाब में आपके जो मामला हैं वो तो अपनी जगह खड़े हैं, अब तो सुना है वफाक में भी चीज़ें जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है। अब गलबन जो आप हवाला दे रहे हैं कल का, जी, ये ये बड़ी सुबकी वाली बात होती है कि जब डेली का क्वेश्चन आवर होता है 1 घंटे के लिए जी, मेंबर्स जो हैं वो अपने पार्लियामेंटेरियन सवाल तैयार करके आते हैं और मिनिस्ट्रीज ने उनका जवाब देना होता है। तो उस मौके पर कोई मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद नहीं होता फ्रंट बेंचेस पर पार्लियामेंटेरियंस को जवाब देने के लिए। तो एक तो ये बड़ी, और फिर हमें अपोजिशन की तरफ से बार बार पॉइंट इसके ऊपर वो कोरम की निशानदेही की जाती है। तो उस वक्त भी पोजीशन ये होती है कि रूलिंग पार्टी जो है उनके बंदे नहीं होते वहां पर, मैक्सिमम 20, 25, 30 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश होती है कि हम इसमें अपना पूरा पार्टिसिपेट करें जमहूरियत के फरोग के लिए। हमारी कोशिश होती है कि हमारी हाजिरी कम से कम 80-90% से अबव हो, और उसकी वजह से जो है सेशन वो रवां दवां रहता है। अब कल फिर हमने ये फैसला किया कि हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट की बार बार के एहतजाज के बाद कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे सोमवार को खुद असेंबली के अंदर, और वो इस चीज का नोटिस लेंगे, और उनके जो मेंबरान है पार्लियामेंट वो भी आएंगे और मिनिस्टर्स भी। मगर कल भी फिर देखने में आया कि इन्होंने कहा कि जी हम अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाकर उनमें सारे अपने एमएनएस को भी इस चीज का बाउंड करेंगे। मगर लास्ट टाइम पे इन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी ड्रॉप कर दी, और फिर असेंबली के अंदर भी वही पोजीशन कि कोई मिनिस्टर नहीं था सवालों का जवाब देने वाला, और इनके मेंबर्स भी पूरे नहीं थे। तो इस दौरान उन्होंने निशानदेही भी कर दी ऑपोजिशन ने कोरम की कि हाउस मुकम्मल नहीं है। तो अब हम फिर एक तरफ रहे, हमने कहा जी अगर यही सूरत हाल आपकी है, बार बार तंबीह भी आपको की है, आपको कहा भी है, रिक्वेस्ट भी की है, तो अब जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ नहीं लाएंगे हम हाउस में नहीं आएंगे। नहीं तो हम आके लॉबी में बैठ गए। आपके को डेलीगेशन जो रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें, ख्वाजा आसिफ साहब से भी मिला है, उन्होंने स्पीकर साहब को भी कन्वे किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कॉल की, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पीकर साहब से कहा कि इसके ऊपर नोटिस लें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद वहाँ पे नहीं आए, तो वो किस बुनियाद के ऊपर फिर अपने वज़रा के खिलाफ जो है वो कोई नोटिस लेंगे? देखिए, तीन दफा हाउस 15-15 मिनट के लिए एडजर्न किया गया। इनके डेलीगेशन हमारे पास आए, वहां के हमारी लीडरशिप को मिले लॉबी के अंदर, और ये सारी हमारा स्टैंड वही था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आएंगे। बिल आखिर तय हुआ कि आज का हाउस कर दिया जाए, और कल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे। आप क्या समझते हैं नवाब साहब, क्यों मुस्लिम लीग नवाज सीरियसली नहीं ले रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीज़ों को? ना तो एज ऑफ नाउ पंजाब में आप लोगों के मामला सेटल हुए हैं, वफाक में आपके कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, हुकूमत क्यों जो है वो सीरियसली नहीं ले रही? जबकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो अगर पीछे हटे तो हुकूमत वफाक में भी कायम नहीं रहती। फिर आप लोगों को ये मतलब जिस तरह आपकी गुफ्तगू से मैं अखज़ कर रहा हूँ कि कोरम भी पूरा करना वो भी पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारियां तो आप लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी ले ली हैं, लेकिन संजीदगी हुकूमत के एंड से क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखें, जमहूरियत के फ़रोग के लिए हम तमाम ये चीज़ें कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत को भी सीरियस होना चाहिए। ठीक आपने फरमाया
कि हुकूमत को भी इस चीज़ का सीरियस नोटिस लेना चाहिए। अगर हाउस चलाना है, लोगों के मामलात हल करने हैं, तो फिर इस चीज़ की तरफ आना होगा। मिनिस्टर्स को तैयारी करके असेंबली के अंदर आना होगा। एमएनएस के जो सवालात हैं, अब एमएनएस को ज़ाती सवालात नहीं होते, पब्लिक की तरफ से जो उन्हें मुश्किलात होती हैं पब्लिक को, वही वो वहाँ पे रेज करते हैं सवालात, और उसका मिनिस्ट्रीज ने जवाब देना होता है। अगर ये सीरियस नहीं होंगे तो फिर हाउस किस तरह चलेगा। और दूसरी बात ये रही कि पंजाब हो या सेंटर के अंदर, हम दोनों अलहदा पार्टीज हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा है सारा, तो कुछ चीजें ऐसे पार्टी विद इन द पार्टी भी इख्तलाफात होते हैं। तो ये तो दोनों अलहदा अलहदा पार्टीज हैं सारा, तो वक्तन फवक्तन इस किस्म के इश्यूज जो है रेज होते हैं, और वो कोशिश होती है कि बातचीत के जरिए इन तमाम मामलात को हल किया जाए। नहीं तो बातचीत के जरिए पिछले 1 साल से कोई मामला हल होते दिखाई तो नहीं दे रहे। मैं खुर्शीद शाह साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पंजाब के कुछ वज़रा ने उनको बताया कि मरीम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनसे उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। आपके लोगों को मिल रहे हैं पंजाब की वज़रा या पंजाब की चीफ मिनिस्टर, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके कोई मामला को एड्रेस कर रहे हैं वो? देखें, जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी नहीं, मैं तो बात करूंगा खुद पीएमएलएन के जो हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स हमारे साथ लॉबी में होते हैं, उनके भी तकरीबन, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया कि उनके भी तकरीबन यही ख्यालात होते हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इन चीज़ों पर। अब उनकी अपनी पॉलिसी है कि वो क्यों नहीं मिलती या क्या मामलात हैं। मेरा ख्याल है कि खुद उनके अपने लोग भी सेटिस्फाई नहीं हैं जी। दोनों वफाक और पंजाब दोनों से ही? जी बिल्कुल, उनका जब आप ये देखें कि मिनिस्टर्स नहीं आएंगे, तो उसमें अकेले पीपल्स पार्टी के सवालात तो नहीं ना जी, उसमें नून लीग वालों के भी सवालात हैं। उन्होंने भी अपने हल्के के जो मसाइल हैं वो उन्होंने वहाँ पे उठाने हैं। तो आगे अगर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा तो जिस तरह पीपल्स पार्टी अनॉयड, उसी तरह नून वाले भी उस पर खुश नहीं है, बाकी पार्टीज भी इस रवैये पे खुश नहीं है जी। अच्छा, हमने देखा कि माजी में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा फर्म एक स्टांस लिया था और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन हमें दिखाई दे रही थी बिलखुसूस पंजाब के मामले पे, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से पीपल्स पार्टी के एंड से भी खामोशी है। आप लोग या तो आपके मामलात वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आप लोगों को अब फैसिलिटेट कर रही है, और अदरवाइज फिर पीपल्स पार्टी ने मतलब अगर और किसी वजह से कोई खामोशी इख्तियार की है तो उसकी कोई वजह हमें सामने दिखाई नहीं दे रही। देखिए, बातचीत चलती रहती है नून लीग के साथ पंजाब लेवल पर, वहाँ पर डेलीगेशंस आपस में मिलते भी रहते हैं, कुछ मामलात हल भी होते हैं, कुछ जो हैं वो रह भी जाते हैं, फिर उसके ऊपर बातें जारी जारी रहती है। तो वो सिलसिला जो है वो चलता चलता रहता है, और मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहना चाहिए। आपस में बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। एक जानब तो चलें आपकी और मुस्लिम लीग नवाज की आपसी बातचीत होगी, अब एक और बातचीत भी जारी है जिसके 3 अदवार हो चुके हैं और अब चौथा दौर जो है वो खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि चौथी सिटिंग से पहले जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, और अब गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ना तो 9 मई और ना ही 26 नवंबर दोनों वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके बाद पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात को कहाँ पर जाता दिखाई देख रही है? देखिए, कल ही इरफान कादर साहब, सेनेटर साहब ने इस बात की तरदीद की है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि, और जब तक हम तमाम पार्टीज के साथ, अपनी अलाइज पार्टी के साथ मशवरा न कर लें, उस वक्त तक हम किसी मसले का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पे मशवरा कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की क्या फिर सजेशन होगी? आप समझते हैं कि डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए अगर जुडिशल कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ बजद है तो हुकूमत को चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन कायम करे? देखिए, तमाम पार्टीज इसमें हैं, मुज़ाकरात के अंदर इन्वॉल्व हैं, और तमाम की कोशिश होगी कि जो मिनिमम मामलात जो है उसके ऊपर हम आपस में बैठ के, अब 100% तो मामलात नहीं होते, ना अपोजिशन के माने जाएंगे ना हुकूमत के माने जाएंगे, कुछ लो कुछ दो होगा, तो उसके ऊपर बैठ के मामला सेटल होंगे जी। नहीं तो इसमें जुडिशल कमीशन के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या मशवरा देगी हुकूमत को? देखिए, ये तो अभी जब इनकी आपस में सीटिंग होगी, हमारी भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी उसमें कमेटी के अंदर है, तो वो अपना लीडरशिप के साथ बात करने के बाद जो भी अपना इनपुट होगी वो वहाँ पे कमेटी में देगी। अच्छा नौजर साहब, आखिर में ये बताइएगा
एक पेशावर में अहम मुलाकात हुई आर्मी चीफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान। पीपल्स पार्टी इस मुलाकात को कैसे देख रही है मौजूदा हालात के तनाज़ुर में? देखिए, ये मुलाकात वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें तमाम पार्टीज थी। तो अब पहले इन्होंने इनकार किया, इन्होंने गौहर साहब ने कहा जी हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर उनके चेयरमैन ने जेल से वो दे दिया डाला से ये मुलाकात हुई और खुशाइन बात है। फिर वो एक इस किस्म का एक तासुर देते रहते हैं कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट से वो अपने वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए और बाकी मामलात को करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी किस्म का भी कोई पॉलिटिकल मसले पर उनकी तरफ से भी ISPR की तरफ से भी क्लियर आ गया कि उन्होंने पॉलिटिकल मामलात पे कोई बात नहीं की और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे सारी बातचीत हुई है जी। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाबदार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली नवाबदार इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का चौथा दौर है वो अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ क्लियर है कि जुडिशल कमीशन कायम नहीं होगा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर, तो हुकूमत के साथ बैठने का फ़ायदा नहीं है, हुकूमत के साथ डायलॉग का फ़ायदा नहीं है। एज ऑफ नाउ ऑफिशियली तो गवर्नमेंट की कमेटी ने ये कन्वे नहीं किया, लेकिन अता तारड़ साहब की जो गुफ्तगू है और जो कल सारा दिन ज़राए के हवाले से भी खबरें चलती रही, गवर्नमेंट भी क्लियर है कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 9 मई या 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन कायम हो। तो ऐसे में ये चीज़ें जिस वक्त मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दी थी उस वक्त भी ये अप्रोचेस दोनों साइड्स की क्लियर थी। फिर इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? क्या वाक़तन हुकूमत पे कोई प्रेशर था जिस बुनियाद पर हुकूमत जो है वो डायलॉग की बात कर रही थी और तहरीक इंसाफ वो भी समहाउ किसी प्रेशर में हुकूमत के साथ डायलॉग के हवाले से बैठी थी? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। एहसान भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान भी सबसे पहले तो बताइएगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, ना 9 मई के ऊपर और ना ही 26 नवंबर के ऊपर, ये फाइनल है अब? ये देखिए, अभी ये जब तक हतमी तौर पे जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इसका ऐलान नहीं करती तो ये इसको मैं फाइनल नहीं समझूंगा। लेकिन बिल्कुल देखें, ये हमारा ये ख्याल है कि जिन मामलात के ऊपर सजाएं भी हो चुकी हैं, अदालती ट्रायल्स जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने को हैं, 90% जो है वो ट्रायल उनके ऊपर सुनवाई भी हो चुकी है, शवाहिद भी पेश हो चुके हैं, अब सजाएं सुनाने का वक्त है। तो उस वक्त जुडिशल कमीशन बनाने का मंतक नहीं बनता। तो लेकिन इसका हतमी ऐलान तो जो है मुज़ाकराती कमेटी करेगी। तो जब तक वो नहीं होता तो मैं ये इसको रद्द नहीं करूंगा कि इसको डिमांड को हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका भी स्टांस यही था कि जुडिशल कमीशन तो वहाँ बनता है जहाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन मार्क्स हों या कोई चीज़ें अनक्लियर हों। लेकिन ये 9 मई के हवाले से तो जो है वो पूरी कौम ने देखा था कि PTI इसके अंदर मुलव्वस थी और एक सियासी जमात ने किस तरह का किरदार उसमें इस्तेमाल किया। तो ये, और जहां सजाएं भी हो जाएं वहां तो ये कोई इतनी मंतक बनती नहीं है। ये लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया था। लेकिन जब तक मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है तो उसकी तरफ से जो भी फैसला है वो आएगा तो वो हतमी फैसला। लेकिन डेफिनेटली मुज़ाकराती कमेटियाँ तो लीडरशिप के साथ मुशावरत के बाद ही हतमी तौर पर अपनी बात जो है वो सामने रखेंगे। एज ऑफ नाउ मुस्लिम लीग नवाज में अप्रोच यही है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की, या अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जी कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 9 मई और 26 नवंबर के अंदर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बने? अप्रोच यही है नून लीग की? देखिए, बिल्कुल इसी तरह की अप्रोच है। लेकिन हतमी फैसला फिर मैं रिपीट करूंगा कि मुज़ाकराती कमेटी उसका अनाउंस करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक उसका मंतक नहीं बनता जो है जुडिशल कमीशन का, क्योंकि ये एक पैरेलल बात है ना, पैरेलल निज़ाम है। अदालतें जो हैं वो एविडेंस बेस्ड जो है वो फैसले करती हैं, और अगर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हो भी तो अदालतें तो उसकी बेसिस पे नहीं फैसले करती। तो फिर जो सारी एक्सरसाइज थी मुज़ाकरात की,
इसका मकसद क्या था? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से क्लियर थी कि हम ये दो मुतालबात लेकर हुकूमत के सामने जाएंगे, एक तो सीरान की रहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन। गवर्नमेंट इनिशियली बजट थी कि ठीक है आप हमें रिटर्न में दें, उन्होंने आपको तीसरी मीटिंग में रिटर्न में भी दे दिया अपने मुतालबात। फिर ये जो सारी एक्सरसाइज थी ये तो फिर डे 1 से क्लियर था कि आपने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, तो गवर्नमेंट तभी क्लियर कर देती कि भाई जुडिशल कमीशन हमने नहीं बनाना और कोई चीज़ लेके आनी है मुज़ाकरात में, तो वो ले आए। नहीं देखें, बात ऐसी नहीं है। मुज़ाकरात जो हैं वो मुल्की मफाद के लिए चलते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए। मुज़ाकरात का ये मतलब तो नहीं होता कि अगर आपने हमारी फलानी शर्त नहीं मानी तो सारा कुछ हम बात ही नहीं करेंगे। ये तो फिर आप यानी कि एक तरीके से ये मुज़ाकरात तो नहीं हुए, फिर तो ये डिक्टेशन होगी। मुज़ाकरात का तो मकसद ही ये होता है कि आप बैठते हैं, आप देखें, हम भी जब तहरीरी जवाब अगर देखें, जिस तरह मैंने कहा ये अभी फैसला नहीं हुआ फाइनल कि ये ऐसा होना ही नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी लेकिन यही इम्कानात है कि ऐसे ही हो, लेकिन उसकी अगर हम इनकार करेंगे तो उसकी कोई लॉजिकल वजह होगी ना। कोई हम ऐवी तो नहीं कहेंगे हमारा दिल नहीं कर रहा जुडिशल कमीशन बनाने का, ऐसे तो नहीं है। तो उसकी कोई लॉजिक होगी, वो लॉजिक हम पेश करेंगे। अगर उस लॉजिक को वो रद्द कर सकते हैं लॉजिक के साथ तो उसको रिकंसिडर किया जा सकता है। तो मुज़ाकरात करना तो ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर पीटीआई का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात का मतलब है कि हमारी शराइत माने और अगर नहीं मानी तो फिर ख़त्म शुद, तो ये तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ है कि वो मुज़ाकरात में सीरियस ही नहीं थे और वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे और वो सिर्फ अपनी डिक्टेशन देना चाहते थे। अगर एहसान भी गवर्नमेंट सीरियस है तो अदरवाइज कुछ है गवर्नमेंट के पास पीटीआई को ऑफर करने के लिए जिसकी बुनियाद पे ये कहें कि चले गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है, गवर्नमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात जो है ये कंटिन्यू रहें? क्योंकि चंद रोज़ पहले जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई उसके बाद भी यही खबरें सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि ठीक है हम जुडिशल कमीशन के बगैर इसको कंटिन्यू नहीं करते, गवर्नमेंट के पास कुछ और सॉलिड चीज़ है जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट उनको कन्विंस कर सके मुज़ाकरात के हवाले से? लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, उन्होंने हमेशा मसालत की बात की है। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि जमहूरियत में हुकूमत ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाए उसकी उन्होंने बात की है, मुल्क के मफादात के लिए मिल के बैठने की बात की है। और ये भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये उन्हीं का ही फैसला है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में पोलराइजेशन और इंतहा का एक जो इंतशार की सियासत है उसको अख्ताम करें। मुल्क टर्न अराउंड किया है, इतनी मुश्किल से दिन रात तगदो मेहनत की है शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने और ये मुल्क टर्न अराउंड किया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों, कोई मामला ठंडे हों, लेकिन अगर आप डिक्टेशन देंगे, अगर आप जो है वो अपनी बात से आगे पीछे नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली फिर उसको अगर मुज़ाकरात को तो फिर खतरा पीटीआई की तरफ से ही है। तो ये सारी देखेंगे चीज़ें अभी हतमी तौर पे सामने आ जाएं तो फिर इसके ऊपर कोई मैं कह सकूंगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि जुडिशल कमीशन वाला मामला कोई लॉजिकल नहीं है। नहीं तो असीरान की राय के हवाले से आप कुछ ऑफर करेंगे फिर तहरीक इंसाफ को? देखिए इन्होंने जो अभी मिसिंग पर्सनस की जो हमें लिस्ट दी है वो बोगस निकली है, कोई मिसिंग पर्सन है ही नहीं। कुछ लोग जो हैं वो केपीके में बैठे हुए हैं। अब जब लिस्ट ही बोगस दी है, वो मिल ही नहीं रहे लोग, कुछ लोगों के आईडी कार्ड ही नहीं मिलते नामों के साथ, वो नेशनल डेटाबेस से ही नहीं मिल रहे, तो फिर क्या किसकी रिहाई करेंगे? पहले मिसिंग पर्सन कह रहे थे, वो भी झूठा बयानिया निकला। वो बंदे वो अता तारर साहब ने उस पर ट्वीट भी किए कि कोई बंदा ही कोई लिस्ट तो सही दे दें भाई। आपके नहीं कि अवाम को इतना आपने शोर मचाया हुआ था मिसिंग पर्सन, फिर आपने कोई 30 बंदों की 3 दर्जन लोगों की लिस्ट दी है और वो लिस्ट जाली है। तो फिर यानी कि बाकी लोग किसके ऊपर जो है वो कौन से लोगों को रिहा करना है? अच्छा, बाकी तो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो है वो गिरफ्तार हुए हुए हैं। तो या तो देखें ना, देखिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें हमें एनआरओ दे दें, हमने या तो फिर गलती तस्लीम करें, आप कहें कि हम माफी मांगते हैं, हमने गलत कर दिया, हमारे से 26 नवंबर को भी हमने गोली चलाई, हमने टेयर गैस चलाई, हमने 150 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, हमने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के लोगों को शहीद किया, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दें। तो फिर हम इसके ऊपर जरूर सोचेंगे कि इसका क्या हाल है फिर अब। अच्छा, तो लेकिन आप कहें कि हमारे बंदे मिसिंग हैं और आप लिस्ट दें तो वो बोगस निकले, तो अब इसका हम क्या करें? मुझे बताएं। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा, क्या हुकूमत के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था इन मुज़ाकरात को लेकर? क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये क्लेम है हुकूमत डे 1 से नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों, ये एस्टैब्लिशमेंट के दबाव में मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं।
मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अंदरूनी तो कोई एज इन दबाव नहीं था, लेकिन बैरूनी दबाव था जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हुए हैं। तो अंदरूनी या बैरूनी कोई दबाव था हुकूमत के ऊपर मुज़ाकरात के हवाले से? देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का विजन है कि हमने इस मुल्क को माशी तौर पे आगे लेके जाना है। एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर हमने चेंज लानी है। जो वो तकलीफ, जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है, उसका बजट बेहतर करना है। और वो मुल्क जो टर्न अराउंड है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड, वो शहबाज शरीफ के जेर क़यादत हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि ये सस्टेन करे, और उसके लिए वो चाहते हैं कि ये जो सियासी फायरिंग है एक दूसरे के ऊपर, ये जो सियासी गोलाबारी है, ये खत्म हो। तो हमें किसने फोर्स करना है? ये तो शहबाज शरीफ का विजन है कि पोलराइजेशन कम हो, ये नफरत की सियासत कम हो, ताकि मीशत आगे बढ़े। हुकूमत ने ये किसी बैरूनी दबाव के तहत मुज़ाकरात का आगाज किया तहरीक इंसाफ के साथ? भाई मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन लीडर थे तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे। कौन सा दबाव था उस वक्त? वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो तब भी ये नहीं कर रहे थे। उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो ये फसादात और ये जो इंतशार की सियासत है इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, हम मिलके बढ़ते हैं। फिर एपेक्स कमेटी में कहा, वहां गंडापुर साहब बैठे हुए थे कि मुल्क के मफाद के लिए जो है इकट्ठे हो जाओ, आगे चलो, ये धरने शरने, ये धावा जो आप इस्लामाबाद पे बोलते हैं इसको खत्म करें। तो कौन सा प्रेशर? ये तो शहबाज शरीफ का विजन है, कोशिश है, लेकिन पीटीआई इसमें सीरियस ही नहीं है। कभी वो डेडलाइन दे देती है कि इस डेडलाइन में अगर ये फैसला नहीं हुआ तो आपने डिक्टेशन देनी है या मुज़ाकरात करने। और आखिर में मुख्तसरन बताइएगा कि करंट सिनेरियो में आपको, जो आपने कहा कि आपको हतमी तौर पर यही फैसला होता दिखाई दे रहा है हुकूमत की जानिब से कि जुडिशल कमीशन कायम नहीं होगा, तहरीक इंसाफ अगर बज़द होती है कि जुडिशल कमीशन ही कायम करना है, आपको फिर मुज़ाकरात को मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है ऐसे में? यार देखिए, मुझे बताएं, ये जुडिशल कमीशन क्या यही मसला है पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इशू नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल पे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों की भलाई के लिए बिजली सस्ती कैसे होनी है, कैसे आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, कैसे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का क्या, ये कोई और टॉपिक नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है वो अपनी डिक्टेशन देनी है आपने कि आप हमारे मुताबिक चलें वरना हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया एहसान भाई। तंग नज़री है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच एहसान भाई। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना है। एहसान भाई बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया और आते ही बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया है। पहले ही रोज़ उन्होंने साबिक जो अमेरिकी इंतज़ामिया थी उसके 78 ऑर्डर्स को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत 78 फैसलों को मनसूख कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के अगले 4 साल कैसे होंगे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल वो क्या होगा, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। कहीं न जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया और आते ही बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया है। ट्रंप ने पिछली अमेरिकी इंतज़ामिया के 78 ऑर्डर्स को आते ही मनसूख किया है और एज़ पर कमिटमेंट उन्होंने 1500 अफराद जो कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस थे उनके लिए जो मुआफ़ी का ऑर्डर था, एग्जेक्टिव ऑर्डर था, उसके ऊपर भी दस्तखत कर दिए। इसके अलावा और भी बड़ी तामीरी बातें अमेरिका को लेकर कम से कम ट्रंप ने अपनी तकरीर में की और एक अपनी डायरेक्शन बताई कि अब आने वाले 4 साल में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या होगी और अगले 4 साल में वो अमेरिका को कहां पर लेकर जाना चाहते हैं। तो जो गुज़िश्ता दौर था हुकूमत का डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच में और इस जो दौर का आगाज़ है उसमें जो पहली तकरीर के अंदर उनकी जो अप्रोच है उसमें क्या फ़र्क है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस खित्ते में जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर उनका क्या इंपैक्ट होगा, प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी साहब ने, साबिक सफारतकार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें जो अप्रोच उनकी थी और कल जब हलफ उठाने के बाद उन्होंने पहली तकरीर की उसके अंदर जो उनकी अप्रोच दिखाई दी, आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप में? फर्क तो ये महसूस हो रहा है कि ना वो
अब और जारहाना अंदाज उन्होंने इख्तियार किया है, जिसका आपने जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में। जी। क्योंकि अब बहुत सी चीजें उनकी, देखिए, दो, उनका जो फलसफा है उस दो चीजों पे बेस्ड है। एक, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाओ। और दूसरे, अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका के मफाद, अमेरिका के इंटरेस्ट को देखा जाएगा और उसके बाद बाकी बातों को देखा जाएगा। तो ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, ये जो दो बुनियादी उसूल हैं जिसके बिना पे वो अपनी पूरी पॉलिसी को तरतीब दे रहे हैं। पॉलिसी में दो पहलू हैं। एक, अंदरूने मुल्क की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, कौमी पॉलिसी क्या है और उनमें किन किन शोबों में वो जोर देंगे, फोकस करेंगे। और दूसरे, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। तो उनका, ट्रंप का जो कल जो उनकी तकरीर की आपने बात की, जी। वो ज्यादा वो अंदरून मुल्क के मसाइल पे उन्होंने जोर दिया है। और फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ, देखिए, बड़े मजे की बात, या बड़ी अजब बात, कि उन्होंने जो गाजा में जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ है उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये मैंने ये गमालियों को वापस करवा दिया है। 3 hostages have been returned। तो ये मेरा अचीवमेंट है। ये फलस्तीनियों की जो मुश्किलात हैं, जो उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जितने फलस्तीनी मारे गए हैं, उन सब बातों का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि वो इजराइल की हिमायत करेंगे और जो बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो फलस्तीनी मसला को हल करेंगे, वो मैं नहीं समझता कि वो हल करेंगे। अगर करेंगे भी तो ये इस तरह करेंगे इजराइल का ही फायदा हो अच्छा और सर, फलस्तीनी अच्छा सर, आपने ये जो उसी तरह मुश्किल में। फ़लस्तीन और इसराइल का जो आपने जिक्र जी किया, आप समझते हैं कि नेतन्याहू जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जंगबंदी के मुआहदे का प्रेशर था उनके ऊपर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बार बार उसके ऊपर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर नहीं लिया। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त बात की, तो नेतन्याहू के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था, जिसकी वजह से जो इनिशियली ये जंगबंदी का मुआहदा हुआ है इसराइल और हमास के दरमियान। जी बिल्कुल, ये प्रेशर तो जरूर डाला है उन्होंने। और जंगबंदी का मुआहदा, मैं समझता हूँ फिर भी फलस्तीनियों के लिए बेहतर सूरत है, बजाय बजाय इसके कि रोज आना बर्फबारी और शहादतें हों। तो वो तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फलस्तीनी कौम की जो उमंगे हैं, जो उनके हुकूक हैं, वो उसकी कोई खास फिक्र ट्रंप साहब को भी नहीं है। उसकी तो एक और डेफिनेट वो, रीज़न है ना कि अमेरिका में हमेशा से यहूदी लॉबी जो है वो बड़ी मजबूत रही है। गो के इन इलेक्शंस के अंदर जो ज़्यादा जूस हैं उन्होंने मेजॉरिटी में वोट जो बाइडन को किया, जिसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जो इलेक्शन जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ बातें शुरू की थी, उसमें लग रहा था कि वो समहाउ इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो जो जूस लॉबी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में। जी जी बिल्कुल। और ये देखिए ना, बात ये है कि उनको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि हॉस्टेजेस रिलीज हो रहे हैं कि नहीं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है। एक पूरी आबादी तबाह हो रही है, उसको उसके ऊपर ऐसा जुल्म और तशद्दुद हो रहा है जो आज तक तारीख में नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक। उन बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। यानी आप अ, फिर अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसराइल और फ़लस्तीन के मामले का कोई मुनासिब हल नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं कि अगर कोई हल निकलता है तो वो अल्टीमेटली वही होगा जो इसराइल को बेनिफिट करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जहां तक बाकी बातें अगले 4 साल की, तो उसमें मैंने पहले जो कहा कि वो अंदरून मुल्क के जो मसले हैं, कौमी मसले हैं, उन पे जोर देगा। और वो भी जो मसले वो अहम समझता है, यानी अमेरिका में उसकी जो इक्तिसादी सूरत हाल है, उसको उसके ऊपर कर्ज दुनिया के सबसे ज्यादा
मकरूज मुल्क जो है वो अमेरिका है इस वक्त। तो वो उस पे नहीं वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन भाई, इमिग्रेंट्स तो तुम्हारे यहाँ हालात भी बेहतर करते हैं, आपकी इकोनॉमी में एक अहम रोल अदा करते हैं। इवन जो मेक्सिको के इमिग्रेंट्स बेचारे बिल्कुल ही मजलूम और बिल्कुल ही पस्त हाल आते हैं, वो वहाँ कैलिफोर्निया के गार्डन्स में वो फल के फ्लावर पिकिंग, वो फ्रूट पिकिंग वही करते हैं, जो अगर स्ट्रॉबेरीज या एप्पल्स, ये जितनी भी तो जो अफ्रीकन वो 10-10 एकड़ की जमीन है और उस पर सुबह से शाम तक पसीना बहाना होता है, तो वो कोई अमरीका नहीं करता है। तो बात ये है कि मैनुअल लेबर जो कि इमिग्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो, अच्छा सर, मेरे पास इस तरह मेरे की पास सर policies वक्त मैं कम नहीं है, समझता कि मेरे पास सर वक्त कम है। थोड़ा सा हम बात कर लें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक तो पाकिस्तान में जो बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा, सेकेंडली ओवरऑल अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को अगले 4 साल में कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब तो अमेरिका की पॉलिसीज 2005 के बाद, जो चाहे कोई भी सदर हो, पहले बुश था, उसके बाद ओबामा आया, उसके बाद ये आए, नहीं पहले ओबामा था फिर बुश था, फिर जो भी उसके बाद क्लिंटन का पहले पहला बुश था फिर दौर, ओबामा था। वो ट्रंप का पहला दौर था, जी हाँ, पहला टेन्योर। तो मैं समझता हूँ कि इन सब सुदूर के साथ एक ही बात हुई है कि वो जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की हुई है, वो उसके नुक्ता नजर से, उसके पर्सपेक्टिव से वो पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी देखते हैं। यानी तो अमेरिका के लिए उसमें शायद पाकिस्तान को के, देखने के लिए उन्होंने इंडियन प्रिज्म इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उस वजह से पाकिस्तान से वो ताल्लुकात तो किसी वक्त भी नहीं दोबारा कायम होंगे जो कि पहले थे। अब इस वक्त मगर वर्किंग रिलेशनशिप, हमें अमेरिका से कोई लड़ाई मोलनी नहीं है और ना ही अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करे। तो मैं समझता हूँ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारी कायम होगी। और बाइडेन के जमाने के मुकाबले में एक नया फैक्टर है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, और अगर आपने इमरान खान का जिक्र किया है तो पता नहीं अगर उनकी तरफ से कोई एक इंडिकेशन आए कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो ये भी मुमकिन है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ट्रंप के और बड़े मसाइल हैं, बहुत से और मामलों में वो इस वक्त यानी ध्यान इसका दे रहा होगा। इम्कान है, लेकिन आपके नज़दीक ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होगा? या बिल्कुल ठीक बिल्कुल होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।